हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के एमसीक्यू करने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि 28 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। और अगर आप ये एमसीक्यू लगा लेते हैं, मैं आपको सेट बाय सेट कराते रहूँगा। 8 से 10 सेट अगर आप लगा देंगे ना, तो काफ़ी आपके नंबर में सुधार आएगा, यानी आपके 28 में से 28 भी आ सकते हैं। पूरे के पूरे चांस हैं, क्योंकि इतने कठिन नहीं आते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? सबसे पहले हमें जब भी ओटी वगैरह आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो बेटा हमें पता है कि जब दो विपरीत ध्रुव किसी दूरी पर, अपन दूरी मान लेते 2a दूरी है, रखी है, दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीचों में अगर कह सकते हैं कि दो ध्रुवों के बीच की दूरी, या कह सकते हैं दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2a है। तो इसके बीच में जो द्विध्रुव आघूर्ण निकलता है वो इनके बीच की दूरी और इन आवेशों में से कोई भी एक आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पी का मान जो होता है, पी मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो पी बराबर होता है 2a क्यू। 2a का यहाँ मतलब क्या है बेटा, दूरी है यानी लंबाई, यानी मीटर, तो दूरी का तो मीटर हो जाएगा। लेकिन इंटू या क्यू यानी क्या है, क्यू माने आवेश से, आवेश कैसे मतलब कूलाम होता है। तो बेटा जहाँ भी आपको मीटर इंटू कूलाम मिल जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर है, तो ये गलत है आपका। कूलाम प्रति मीटर है, ये भी आपका गलत है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, ये भी आपका गलत है। तो बेटा आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेटा एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बेटा याद रखेंगे कि कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आवेश स्थिर है, कैसा बेटा, आवेश स्थिर है, तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश हमेशा बेटा, हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन वही आवेश क्या है बेटा, गतिमान है। कैसा है, गतिमान है। तो गतिमान होगा तो क्या करेगा, तो गतिमान होगा बेटा आवेश, तो बेटा वो विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा, साथ में प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन बेटा ऐसा हो जाए कि अगर आवेश त्वरित गति से गतिमान है, त्वरित गति है यानी उसमें त्वरण है, त्वरित गति है, तो बेटा तब क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखेंगे तब करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएमडब्ल्यू उत्पन्न करेगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं बेटा, अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें मैंने अभी बताया है कि जब भी आवेश त्वरित होता है तो बेटा क्या उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या है वो 7 है। कौन सी है बेटा, 7 है। कितनी, आपको याद रखना है कि कौन कौन सी 7 है। गामा किरणें हैं जिसकी खोज किसने की थी बेटा, याद रखेंगे हेनरी बेकरल ने की थी। ऐसे ही आपकी किरणों को याद रखना है, खोज याद कर लेना आप, उनके थोड़े एक दो प्रयोग याद कर लेना, उपयोग याद कर लेना, ठीक है। और उनके जो किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, किसकी आवृत्ति कम है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अविदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है या अधिक होती है कि बराबर होती है। तो बेटा इसको आप समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक ब्लैंक पेज पर इसको आपको समझाता हूँ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को आप याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल हम पास की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको सूक्ष्मदर्शी में बना ले रहा हूँ। यहाँ पर बेटा क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। एक तो लेंस वो होता है जिससे हम कुछ देखते हैं, यानी यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है और ये बेटा इस लेंस में से क्या है बेटा, कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है, जैसे मान लो कोई दूसरा इंसान खड़ा है और इसके दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो इसके दांत के कीड़ा को देख रहा है ये इंसान। तो बेटा जो इंसान देख रहा है ना, इसमें उसके पास वाला जो लेंस होता है उसे कहते हैं नेत्र का लेंस होता है। कौन सा कहते हैं, नेत्र का लेंस, जिसमें से कोई इंसान देखता है। और जो वस्तु की साइड होता है उसे अपन कहते हैं अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब ये याद रखेंगे कि जब भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा ना,
तो इस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होनी चाहिए। फोकस दूरी कम क्यों होगी? फोकस दूरी कम इसलिए होगी बेटा क्योंकि पास वाली वस्तु को देखना है। फोकस दूरी ज़्यादा रखनी होती है। अगर मान लो आपको दूर देखना होता है, बहुत दूर देखना होता है, तो फोकस दूरी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हमें पास वाली वस्तु को देखना है, इसलिए क्या है, फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी। तो अभिदृश्यक लेंस में क्या होता है, नेत्रिका से फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होती है नेत्रिका से। ठीक है, और दूरदर्शी में उल्टा हो जाता है कि इस अभिदर्शक की फोकस दूरी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये अभी पूछा गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो बेटा आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये गया ये आ गया। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, तो नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होगी बेटा, अधिक होगी। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, उससे संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो बेटा याद रखना है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, h बटे एम भी होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो बेटा याद रखेंगे 1 ग्राम पदार्थ की जो समतुल्य ऊर्जा होती है वो 9 × 10⁻13 होती है। ओके, याद रखेंगे कितनी होती है, 9 × 10⁻13। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट। तो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि रिक्त स्थान आ चुके हैं। तो सबसे पहला लिखा है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो बेटा याद रखना है कि प्रतिरोध जो होते हैं ना, तो अगर मान लीजिए किसी पदार्थ का अपन ताप बढ़ाते हैं और उस पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए बेटा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उसका ताप गुणांक कैसा है, धनात्मक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, तो क्या है, उसका ताप गुणांक धनात्मक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाए और चालकता बढ़ जाए, तो ताप गुणांक हो जाएगा ऋणात्मक। देखा जाता है कि अर्धचालक बेटा, अर्धचालक वैसे कंडक्टर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन इनका ताप बढ़ाने पर ये कंडक्टर की तरह यानी चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अगर घट जाता है तो ताप गुणांक उनका क्या हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसका ऋणात्मक। ये पहले का। दूसरा बेटा आप देखिए कि दूसरा क्या लिखा है, दूसरा क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो याद रखेंगे बेटा वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ते हैं कैसा, समानांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। तो आंसर हो जाएगा बेटा अनुप्रस्थ होती हैं, यानी निर्वात में ये बेटा गमन कर सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं, इन्हें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। लेकिन ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, तो माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, कौन सी घटना है। तो जब भी अपने 12th क्लास में रंगीन वगैरह दिखाई देने का कारण पूछा जाता है ना, तो उसका जो संबंध हो जाता है वो व्यतिकरण से हो जाता है। किससे बेटा, व्यतिकरण, व्यतिकरण। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नेक्स्ट शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के होती है, तो कैसे रहती है, बराबर। शुद्ध अर्धचालक होता है बेटा, तो उसमें क्या होती है, चालकता काफी कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, बराबर हैं। होल धनात्मक माने जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक माना जाता है। आगे देखते हैं तो सत्य सत्य है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आवेश जो होता है बेटा, आवेश पृष्ठ पर यानी बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है यानी बाहरी पृष्ठ पर आता है हमेशा। तो खोखले गोले के अंदर क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक बेवर है, ये गलत है, क्योंकि बेवर जो मात्रक है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बेटा, हेनरी होता है। तो ये आंसर क्या है, गलत है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें पराबैंगनी तरंग होती है, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है बेटा, गामा किरणों की होती है। तो ये भी आंसर क्या है, गलत है। क्वेश्चन मतलब ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है, सत्य सत्य। नेक्स्ट है विवर्तन फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं, यानी समान दूरी होती है विवर्तन फ्रिंजों में, ये भी गलत है, क्योंकि जो समदूरस्थ होती हैं वो व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं। कौन सी, व्यतिकरण फ्रिंजें। तो ये भी आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट है नाभिक में पाए जाने वाले निरावेशित कण को न्यूट्रॉन कहते हैं, यानी
ऐसे कण जो कि आवेशित नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये बिल्कुल आपका सही है, यानी पहला सत्य, फिर असत्य, 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 फिर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं अपन। कहाँ है भी कि नहीं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, सही जोड़ी है तो सही जोड़ियां मिलाना है आपको। तो सबसे पहले बेटा दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है नाइक्रोम। तो बेटा जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम हमें पता है कि हीटर की कुंडली में लगाते हैं। आखिर क्यों लगाते होंगे? क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये जल्दी गर्म होता है, अच्छे से गर्म हो जाता है, जिससे क्या है खाना पक जाता है। तो नाइक्रोम यानी इसका प्रतिरोधीदार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा। दूसरा लिखा है चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी बेटा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित रहती है। तीसरा लिखा है कि दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि कितनी होती है। तो कोटि जब भी आ जाता है तो 10 की पावर में आ जाता है वो। तो दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि जो होती है वो होती है 10 की पावर -6। नेक्स्ट है कि संपोषी व्यतिकरण। बेटा संपोषी व्यतिकरण, जब भी देखो दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, एक संपोषी होता है और एक होता है बेटा क्या, विनाशी होता है। कौन सा होता है? विनाशी। तो जो संपोषी व्यतिकरण होता है ना, वो हमेशा याद रखना है कि जब भी समान कला में यानी समान समय पे दो तरंगे अगर आगे बढ़ेंगी तो समान समय पे एक जगह अध्यारोपित हो जाएंगी ना, तो उसे अपन कहते हैं संपोषी। ठीक है, समान कला में। तो आंसर हो जाएगा दूसरा समान कला। उसके बाद शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक इनमें से कौन सा है बेटा? तो जर्मेनियम क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। नेक्स्ट है सिलिकॉन परमाणु की बाहतक कक्षा। तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो 14 होता है। कितना होता है? 14। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में कितने बेटा? 8। कितने बचे? 4 और बचे हैं। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, यानी बाहतक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो सिलिकॉन परमाणु की बाहतक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। काफी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आराम से इतना तो आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से व्यक्त करते हैं बेटा। किससे व्यक्त करते हैं? बी से। तो आपका जो हो जाएगा इसमें, आपका क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 एन आई बटे में 2r। ठीक है, ये आपका धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, किस पर? अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं आता, जैसे कि अगर ये सही विकल्प में आ जाता है, ऑप्शन में अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं है, तो आपको लिखा मिलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। नेक्स्ट लिखा है बेटा लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो उत्तर ये एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो आंसर हो जाएगा बेटा P बराबर 1/f होता है, यानी लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्यतिक्रम होती है, यानी उल्टा होती है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपका ये होता है बेटा 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस फाइव। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, h न्यू माइनस फाइव, ये आपका समीकरण है। नेक्स्ट है कि अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो आप ये खुद ही बताइए कि जैसे नाविक है, नाविक के पास पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऊर्जा होगी, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, अनंत कक्षा में क्या ऊर्जा उसके पास क्या रहेगी? शून्य रहेगी। क्या रहेगी बेटा? शून्य रहेगी। पहली कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो -13.6 रहती है। ठीक है, दूसरी कक्षा में उससे, दूसरी कक्षा जैसे आता है तो 4 से भाग दे देना है तो कम, और तीसरी कक्षा पूछा जाता है तो 9 से भाग दे देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाता है इसमें से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।